कंट्रोवर्सी की बात करें तो ऐसा किसी पे डायरेक्टली, क्योंकि जीवन में अनुभव तो आपके इतने हैं कि अगर कुछ परतें खुले तो राजनीति नए रूप में दिख। मेरी तरफ से एक ही चीज रहती थी कि मुझे जो जिम्मेवारी मिल जाए उसको मैं पूरी निष्ठा से पूरी करूं। किताब का मकसद एक नए विधायक को, एक नए कार्यकर्ता को मुद्दों के आधार पर कुछ समझ विकसित करना। जी, मुझे लगता है कि मैं उस उद्देश्य में सफल हुआ। बहुत कुछ दबा लेते हैं आप मन में। नहीं, दबा मेरी पत्नी थोड़ी दबा। लेकिन अक्सर ये होता है कि मुख्यमंत्री अगर प्रदेश में हो, पार्टी में हो, तो नहीं भी हो तो आप जैसे नेता तो शुभकामना संदेश आ ही जाता है। वो किताब में नहीं आया तो चर्चा का विषय बन गया। भारत के लोकतंत्र में या कहूं पूरी दुनिया में एक नेता क्या चाहता है? कार्यकर्ता उसके लिए हुटिंग करें, नारेबाजी करें, भीड़ आसपास चलती रहे और कार्यकर्ता गले में ताजा फूलों की माला पहनाते रहे। लेकिन उन्हीं नेता के हाथ अगर कलम थाम ले तो उम्मीद पत्रकार तो यही करते हैं कि जरूर कुछ न कुछ खुन्नस निकाली होगी उस नेता के लिए या विपक्षी मित्र के लिए। जहां पर जनता नहीं वही राजनीति की बात होगी। लेकिन इस अग्निपथ के रास्ते में जनपथ कहीं दिखा है और वो दिखाया है बीजेपी के सिपाही, हरियाणा के रणनीतिकार और एक लेखक डॉक्टर सतीश पूनिया ने। स्वागत है सर इस खास पॉडकास्ट। धन्यवाद अंकित जी। सतीश जी, लेखक बन गए आप। लोगों को जम ये भी नहीं रहा है। नहीं जम रहा। पूछ रहे थे, मैं आपके इस विमोचन कार्यक्रम में गया तो पीछे से कुछ आवाजें भी आ रही थी कि लिखी तो भाई साहब ने ये। बता दीजिए सर। वो मैंने कल जो भाषण में कहा था ना कि पहला तो मिथक ये होता है कि नेता पढ़े लिखे भी होते हैं जी, और उसके बाद फिर नेता लिखते भी हैं। तो लेकिन मैंने कोई अनूठा काम नहीं किया। मेरे से पहले बहुत लोग लिखे होते हैं। लेखक भी राजनीति में आते हैं और राजनीति में आने के बाद भी लिखते हैं। तो लिखना कोई अजूबा नहीं है। ये जो सृजनशीलता है कोई नैसर्गिक होता है जी। उसका समय अलग अलग होता है कि कोई व्यक्ति किस समय उन चीजों को अभिव्यक्त करता है। लोगों ने टाइटल पे चले गए होंगे, लोग अग्निपथ ज्यादा सोचा होगा, जनपथ कम सोचा होगा। आपके वर्तमान परिस्थितियों के आधार पे तो अग्निपथ ही ज्यादा लगता है। लोगों को लगा होगा कि इसने अग्नि ज्यादा झेली है इसलिए अग्निपथ ही इसलिए लिखा जी। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि इसमें अंदर क्या है। आप जैसे पत्रकार मित्रों की बड़ी जिज्ञासा कि थोड़ा पहले बता दो, थोड़ा ऑफ रिकॉर्ड बता दो। मैंने कहा खरीद की किताब पढ़ना सारा रिकॉर्ड में ही। इसमें भी बेसिकली जो मेरा अपना एक जो मन था, क्या होता है कि राजनीति के गुण तो बहुत हैं लेकिन कई दुर्गुण भी हैं। बिल्कुल। राजनीति में लोग चमक दमक को ज्यादा देखते हैं, उसके पीछे को नहीं देखते हैं, और जो वर्तमान होता है उसी पर ज्यादा गुणगान होता है जी। लेकिन व्यक्ति कहाँ से आया है, उसने कितना समय व्यतीत किया, किन लोगों के बीच में रहा, कैसी परिस्थितियां थी, उसको जानने की कोई जिज्ञासा किसी की होती नहीं है जी। मेरा अलग मानना है। और हमारे कुछ नेता इसमें खासतौर पर उनका मैं इसमें प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए जरूर अभिनंदन करूंगा कि उनकी इस तरीके की एक कोशिश रहती है कि किसी भी व्यक्ति के किसी कोशिश को और आने वाली पीढ़ी के लोग जाने जी। जैसे कोरोना के कालखंड में जब ये सारा चल रहा था तो उनका बड़ा आग्रह रहता है कि इसको डिजिटलाइज करो, इसको स्क्रिप्ट में तय करो, इसको लिखो ताकि आर्काइव में रहे। तो हमारे बड़ा प्रश्न चिन्ह रहता था। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं कर रहे। मान लीजिए 100 साल बाद कोई महामारी हो, इस डॉक्यूमेंट को लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से इस महामारी पर सामाजिक लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने काम किया। मुझे बात अपील करी, आपने खंड भी रखा है इसमें। बिल्कुल इसमें। तो लिखना ये केवल प्रसिद्धि के लिए, राजनीति के लिए नहीं है। लिखने से जो मेरी अपनी उत्कंठा थी कि मैं आने वाले किसी नए विधायक को, जो मैंने अपना महसूस किया, इसमें जो उल्लेख है, इसमें कोई लेखन वाली बहादुरी नहीं है, इसमें संकलन है। हाँ। पर संकलन को इस तरीके से लिखा कि लोग पढ़ लें जी। तो मैंने इसको, जो मेरा पहला अनुभव था, जो मैंने साझा किया कि एक विधायक जब चुन के जाता है तो पहले टिकट के लिए मारामारी, फिर वोट के लिए मारामारी, उसके बाद चुन के जाना, फिर उस भीतर, कल आपने यदि भाषण सुना होगा तो राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी ने भी कहा कि जब इतनी मशक्कत के बाद, ये नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी ने भी कहा, जब इतनी मशक्कत के बाद आते तो उस फ्लोर पर कितना न्याय कर पाते जनता के लिए।
तो मेरी अपनी एक अभिव्यक्ति है जो मैंने पहले दिन महसूस की कि भाई मैं जब गया तो मैंने पूछा जी यहाँ की नियम प्रक्रिया क्या है, बोले वो हरी किताब है वो पढ़ लो सब समझ में आ जाएगा। तो ये तो जवाब की अपेक्षा नहीं थी, हालांकि हरी की किताब पढ़ी, पर वो जो दूसरे सीनियर लोग थे जो पार्टिसिपेट करते उनको देखने से समझ में आया जी। और वो समझ में तब आया कि जब सदन में उपस्थिति होती थी। तो ये इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट है कि जो किसी नए आने वाले को या बनने वाले सपने देखने वाले के लिए एक डॉक्यूमेंट है और सामान्य तरीके से मेरे ख्याल से मैं उसको बहुत अलंकृत नहीं करूं तो एक उसके लिए एक अपने अनुभव साझा करने का और उसको दिशा देने का एक उपक्रम जैसा है। कोविड का जिक्र भी किया आपने और विमोचन में भी सुना था कि जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त और आप घंटों वीसी में बैठे रहते थे, तो वो हालांकि कई तो उसके लिए गई लेकिन वो समय भी था आपके पास बैठने का क्योंकि बाहर निकलना नहीं हो रहा हाँ था। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। एक बात, क्योंकि जो तस्वीर अंतिम आई वो आपके प्रधानमंत्री जी के साथ की, परिवार के साथ आई, जब एक और बिटिया आपके परिवार में शामिल हुई थी, अब इस पुस्तक के साथ भी आएगी, प्रधानमंत्री को देंगे? हाँ, प्रधानमंत्री जी का समय मिले तो जरूर दूंगा। कोशिश है कि मैं लगभग कुछ प्रमुख लोगों को अपनी तरफ से भेंट करूं। जी। एक चूंकि अपन वापस उसी मुद्दे पे आ जाते हैं जहां से शुरू हुआ था, उन चर्चाओं पे ही है कि सतीश पूनिया जी तो अभी यंग है और जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण मिली हुई है, ये राजभवन क्यों जाना चाहते हैं? किताब आते ही बात उठ गई। राजभवन? हाँ, कि भाई वो लेखक तो वही बनता है भाई जिसे बस दुनियादारी ठीक है, पॉलिटिक्स हो गई, अब चलते हैं। नहीं, राजनीतिक आदमी तो कोई परिस्थिति उसको रिटायर कर दे तो बात अलग है, लेकिन राजनीतिक आदमी कभी रिटायर नहीं होता है जी। और राजभवन जाने की भी इतनी जल्दी होती नहीं है। वो एक अलग चीज है, परिस्थितियां क्या करवाती हैं, लेकिन जी। मेरे ख्याल से जो परिपाटी बनी हुई है कि जो एक अवस्था के बाद जब उनकी भूमिका पार्टी या तय सरकार तय करती है जी। तो वो मुझे लगता है कि उस भूमिका में आदमी जब फिट होना होता है तभी होता है। तो मेरी तो कोई उत्कंठा भी नहीं है कि मैं बनूं या नहीं बनूं, लेकिन किताब एक कोशिश है। जी। एक अगर पूरे इसी जब किताब लिखी गई और प्रकाशित हुई उस बीच में आपकी व्यस्तताएं तमाम थी, सबसे महत्वपूर्ण तो हरियाणा चुनाव ही ले लें, वो तो जिक्र भी हुआ। टीकाराम जूली कह रहे थे कि भाई हमें तो बता दो जीते कैसे, क्योंकि हम जीत रहे थे। तो इतनी व्यस्तता के बीच में ये पुस्तक लिखना, ये कितना चुनौतीपूर्ण एक लेखक के नजर से नेताजी के लिए? देखिए, पता नहीं कितने पन्ने इस पे लिख के और उसके बाद फिर उनको फाड़ा गया होगा। स्कूल दिनों की याद आ गई कि हाँ भाई चिट्ठी है। हाँ, उसको फाड़ दिया, समझ नहीं आई, लेकिन लोग क्या सोचेंगे, गलत लिखा होगा, तो उसी उसमें थी। लेकिन आजकल थोड़ा सुविधा ये होगी कि आज आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। आप ऑडियो से लिख सकते हैं, आपके पास कोई शॉर्ट एंड वाला भी मिल सकता है, मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें। अब हाथ से लिखने की उतनी ज्यादा, आप उसको एक मोटे तौर पे कोई बुलेट पॉइंट्स बनाइए, फिर उसके ऊपर चलते जाइए। जी। मुश्किल है, लिखना मुश्किल है, लिखना शुरू करने के बाद मुश्किल नहीं है। तो मेरे को एक आदत थी, क्योंकि जो मैंने कहा ना, लोग पीछे का इतिहास नहीं जानते। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में जो लिखने की शुरुआत की, वो जब A4 का पेपर, उसके बीच में 4 कार्बन और उसके बाद में ABVP की हमारे संगठन की प्रेस विज्ञप्ति, उसको कार्बन से लिख के पूरा पन्ना भर के उसके बाद अखबारों में दे के आना जी। तो वो लिखना वो एक आदत में हो गया था, लेकिन किताब के रूप में नहीं लिखा था। जो पहली बार लिखा और मुझे लग रहा है कि वो सफल हो गया। तो यही है नेताजी की ये कहें आत्मकथा है या एक कार्यकर्ता की यात्रा की डायरी? नहीं, ये आत्मकथा नहीं। इसमें तो जो 18 से 23 के दौरान जो सदन का अनुभव था, उसमें जो भाषण हुए, उनका संकलन है बेसिकली। इसमें मुझे लिखने में इसलिए जोर नहीं आया कि मैंने कुछ इसमें जो निष्कर्ष था वो निकाला, कुछ पंचलाइन थी वो क्रिएट करी, उसको थोड़ा सा रोचक बनाने की कोशिश की है कि जो उस समय के जो भाषण थे उनका संकलन है, पर उसमें एक्सप्रेशन तो है ही, अभिव्यक्ति तो है, तो इसलिए इसमें जोर नहीं है। आगे आएगा, यानी दूसरी आएगी। अब बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में है कि संस्करण एक सफल है अब दूसरा होगा। लेकिन पहले वाले में ही सबसे ज्यादा चर्चित, क्योंकि हाल ही में पुस्तक का विमोचन हुआ तो शीर्षक सबने पढ़ा,
अग्निपथ, जनपथ, तो ये लोग कनेक्ट कर रहे हैं पूरा का पूरा। तो असल व्यक्ति कौन है जिसने ये कह सकते हैं कि शीर्षक दिया कि अग्निपथ नहीं जनपथ? शीर्षक मैंने ही दिया है जी और सोच समझ के ही दिया है। इसका भाव अलग अलग लगाएंगे, लेकिन शीर्षक में आकर्षण है, तभी आप मेरे से चर्चा कर रहे हो। जी मैं खाली ये लिख देता कि एक विधायक की डायरी, जी तो आप मेरे को बुलाते ही नहीं। तो अग्निपथ से जनपद, जी इसमें लोगों को लगता है यार कुछ मामला तो है जोरदार, आपको जोरदार ही चाहिए। जी लेकिन अग्नि भी है, पथ भी है, जन भी है और पथ भी है। ये मेरे ख्याल से कई बार लोग टाइटल पर चले जाते हैं और अंदर नहीं जाते हैं, जी। और कई बार अंदर चले जाते हैं, टाइटल पर नहीं जाते हैं। जो इसको राजनीति को बहुत ज्यादा बोझिल, बहुत ज्यादा परेशानी वाली या बहुत ज्यादा समय देने वाली और बहुत मतलब दुष्कर मानने वाले जो लोग हैं, उनके लिए है कि ये अग्निपथ उन लोगों के लिए है कि जो जनता के प्रति, मैंने एक कविता खुद ने लिखी है इसमें, जी कि यदि आप नेक रहोगे, सतत कोशिश करोगे, तो ये अग्निपथ ही जनपथ बन जाएगा। जी जनता के प्रति जवाबदेही और अपने तरफ से 100% विचार के लिए और जनता के लिए देना। तो किसी को लगता होगा अग्निपथ, लेकिन जो काम करने वाले, जो कर्मशील लोग हैं, उनके लिए जनपथ है। तो अब इसकी परिभाषा अलग अलग लगाओ, लेकिन एक सामान्य, मेरी तरफ से एक सामान्य परिभाषा ये, अग्निपथ मानते होंगे, कुछ परिस्थितियों में अग्निपथ होता भी है, लेकिन आदमी राजनीति के इस पूरे लोकतंत्र के संघर्ष में यदि उन चीजों को ठीक तरीके से फेस कर ले, मुकाबला कर ले, अपने जीवन में उतार ले, उस उतार चढ़ाव को संयम के साथ स्वीकार कर ले, तो ये जनपद बन जाता है। जनपद का मतलब जवाबदेही है। जी जी। ये कहते हैं हरियाणा में जाने के बाद आदमी थोड़ा हल्का फुल्का हो जाता है, यानी उसका जीवन है वो एक जो हैप्पी इंडेक्स है वो बढ़ जाता है। तो आपने भारी भरकम शब्दों से किताब लिख दी। नहीं, हैप्पी इंडेक्स भी बरकरार है, किताब किताब की जगह है और ह्यूमर अपनी जगह है। हैप्पी इंडेक्स अपनी जगह है, क्योंकि जो नहीं तो आदमी तो बहुत से परेशानी हो जाए जी। तो वो जो ह्यूमर है राजनीति वाला, वो जनता के लिए, आम लोगों के लिए, सार्वजनिक जीवन में जरूरी है, उसको निभाना ही है जी। कलम का और किताब का पक्ष अलग है। एक बात और निकल के आई कि पूनिया जी लेखक तो बने, लेकिन सीधा किसी पे पॉइंट करने के बजाय साइड से निकल गए कि राजनीति यहां भी दिखा दी। इसमें तो किताब में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मुझे कंट्रोवर्सी की बात करें तो ऐसा किसी पे डायरेक्टली, क्योंकि जीवन में अनुभव तो आपके इतने हैं कि अगर कुछ परते खुले तो राजनीति नए रूप में दिखे। हाँ, मैं समझता हूँ कि लोग इस बात का इंतजार भी करते हैं जी, और इसको बड़ा उत्सुकता से प्रतीक्षा भी करते हैं। इस पे भी लोगों ने इस टाइटल पे जाके सोचा ही होगा जी। मतलब ये नहीं होता, रोमांच नहीं होता तो शायद इतनी किताबें बिकती नहीं, अमेजन पे भी सोल्ड आउट हो गई जी, काउंटर पे भी नहीं मिल रही। तो मुझे लग रहा है लोग इस पे टाइटल पे ज्यादा चले गए। अंदर भी है, अंदर जो मैंने कहा वो सीख के लिए। जहां तक आपने कहा बचाव की बात है, तो जो सदन की चीजें वो तो रिकॉर्ड में ही है। वहां जो हास प्रयास हुआ, वहां जो तर्क वितर्क हुए, जो वाद विवाद हुआ, तो बचने की कोशिश नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप जो कहना चाहते हैं वो संदेश लोगों तक ठीक तरीके से चला जाए, मर्यादा भी बनी रहे। जी। मैं ये देखता हूं कि आज केवल उस रोमांच के लिए या लोकप्रियता के लिए या टीआरपी के लिए या रीच के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी लिखते हैं। जी। मुझे लगता है कि ये बचना नहीं है, लेकिन ये उस मर्यादा को, गरिमा को बनाए रखने जैसी कोशिश है। जो मैं कह रहा हूं, जो शुरू में कहा कि किताब का मकसद एक नए विधायक को, एक नए कार्यकर्ता को मुद्दों के आधार पर कुछ समझ विकसित करना। जी। मुझे लगता है कि मैं उस उद्देश्य में सफल हुआ। लेकिन आज का युवा तो सत्ता पथ ज्यादा जाना चाहता है, जनपद तो ठीक है, एक सीढ़ी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी चीजें एक जैसी एक तरफा हैं। जी। मानता हूं कि महत्वाकांक्षी और अभिलाषी लोग हैं, जल्दी पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ मैं देखता हूं नए लोग हैं जो अच्छे कैलिबर वाले भी हैं,
उनका विचार कुछ ही हो, तो सत्ता में आकर्षण है, राजनीति में आकर्षण है, तभी तो लोग आते हैं। जी। लेकिन मुझे लगता है कि सब एक जैसे नहीं है, कहीं प्रबोधन की भी जरूरत है, और इसीलिए हम जैसे लोगों की कोशिश रहती है कि इस महत्वाकांक्षाओं की भीड़ में यदि अच्छी लीडरशिप, मान लो मैंने अपना बहुत बड़ा जीवन खपाया, अब मेरी इच्छा ये है कि मेरे दल में या मेरे विचार में जी। मेरे बाद में अच्छे लोग राजनीति में आए, वो करें, तो मेरे ख्याल से वो आपका मकसद सफल हो जाता है। एक चूंकि ये आपके राजनीतिक जीवन से जुड़ी अहम पुस्तक है, लेकिन दूसरी में लोग ये भी शायद संभवतः जानना चाह रहे हैं, आपने बता ही दिया लिखूंगा, कि हरियाणा में बाजी कैसे पलटी। तो अगले वाला यही रहेगा, लोग जीतना चाहते हैं कि चुनाव लड़ें और जीत जाएं। हालांकि ये संयोग रहा कि 2023 के चुनाव में आप अपनी सीट को निकाल नहीं पाए, लेकिन उम्मीद है कि जो प्रबंधन, जो कौशल आपने हरियाणा में दिखाया, जहां पार्टी ने जिम्मेदारी दी, उन राज्यों में दिखाया, तो पूनिया जी राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर और एक दल और विचार की राजनीति के तौर पर वो राह दिखा सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जीत की ओर जाती। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि मेरे में और मेरे मित्रों को बाद में थोड़ा ये महसूस हुआ जी। कि हरियाणा के चुनाव में हम पहले होते और हमारा चुनाव बाद में होता तो हम नहीं हारते। जी। चुनाव बेसिकली एक मैकेनिज्म है, चुनाव रणनीति का हिस्सा है, चुनाव प्रबंधन का कारक है। जो पुराना समय था वो चला गया। जी। अब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में नहीं चलती हैं, अब रंगीन फिल्मों से भी आगे जमाना चला गया है। जी। तो राजनीति भी अब जीतने के उपक्रम के लिए जो बहुत सारी ऐसी चीजें बनी हुई हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर आज से 20 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था, आज एक फैक्टर है। सोशल मीडिया के जरिए भी कैसे इन्फ्लुएंस करो, इसकी भी एक पूरी मैकेनिज्म है। तो मुझे लगता है कि ये मन में थी जो आपने बात कही कि 2023 में मैं हारा लेकिन हरियाणा में जीता, तो इस दरमियान बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अपनी हार से मैंने सीखी। जी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि हरियाणा का चुनाव पहले होता और हमारा बाद में होता तो हम भी जीतते, क्योंकि तब तक पार्टी के भीतर भी और कुछ इनोवेशन ऐसे होते हैं जो आपको जीत की तरफ ले जाते हैं। सीधे शब्दों में सर कहूं तो आप मतलब, हालांकि किताब में हो सकता है किताब और मोटी होती है अगर आप फिलहाल बिल्कुल राजनीतिक तौर पर यहाँ पर और आमेर के विधायक के तौर पर होते तो कुछ और नए अनुभव होते, लेकिन ये राजनीतिक सुर्खियों में तब आया कि आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। ऐसे में पार्टी की अंदरूनी ताकतें ही आपके खिलाफ चली गई, ऐसी भी हुमर बहुत जबरदस्त चला था आपके लिए भी और राजेंद्र राठौड़ जी के लिए भी। देखिए, मेरे ख्याल से राजनीति में चर्चाओं की बहुत जगह है, स्थान है और अहमियत है, और आपका और हमारा जीवन तो इधर उधर इनके आसपास ही रहता है। हाँ जी। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी में जो परिस्थितियां हैं कि व्यक्ति खुद सोच ले और खुद ही बन जाए। जी। बना भी नहीं कोई ऐसे। तो जो राजनीति में स्थापित लोग हैं, उनके समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एक ऐसा माहौल जरूर तैयार कर देते हैं। जी। लेकिन उस माहौल से कोई कभी मुख्यमंत्री बनता नहीं है, न बना है, न मुझे लगता बनेगा। वो कार्यकर्ताओं के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो धरातल पर उसका वजूद कितना है ये नहीं होता। आपके पूरे कार्यक्रम में विमोचन में एक भाव भी था, और वो भाव आपकी पुत्री की स्पीच के तौर पे था। आपसे बेहद हर पिता की अगर सबसे कहें कि प्रिय होती है, पुत्री होती है। बेटे का स्थान पुत्री के बाद ही आता है। एक स्पीच वहां पे रही, उसे कैसे लेते हैं एक पिता की नजर में, जब बेटी ने अपने भाव अपने लेखक पिता के लिए व्यक्त की? इसलिए स्वाभाविक है कि बेटियां किसी भी परिवार की ताकत होती हैं। जी। उसमें कोई बनावट नहीं है, उसमें कोई किसी तरीके का दूसरी परिभाषा नहीं है, एक नैसर्गिक सा रिश्ता जो ईश्वर ने बनाया है। जी। तो जैसे मैं देख रहा था कि कल मतलब वो हमारी प्लानिंग में नहीं था,
था। हाँ जी, वो कैसे उसने सरप्राइज के तौर वो पे तो एंटर नेता की हुई। पुत्री है तो दबाव बनाना हाँ, वो जानती है। कैसे उसने किया लेकिन मुझे नहीं पता था। जी और वो इस तरीके से बोलेगी, हाँ, उसके बाद जो एक्सप्रेशंस थे या जी उसके बाद जो कमेंट्स थे, जी उसका निष्कर्ष यही था कि बेटियां किसी भी समाज की, किसी परिवार की ताकत होती हैं, पिता जी। के बेहद नजदीक भी होती हैं और पिता की ताकत भी होती है, ऊर्जा होती है। तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरी बेटी है। जी बिल्कुल। और राजस्थान के लिहाज से हर पिता के लिए मुझे लगता है ये बात भी बेहद अ, गर्वित और गौरवशाली क्षण की है, जहां पर जो इंडेक्स है, चाहे आप हरियाणा का भी जिक्र यहाँ कर लेते हैं, जहां पुत्रों के मुकाबले पुत्रियों की संख्या थोड़ी सी लगातार कम होती रही। तो एक पिता के नजरिए से या कहूँ एक संरक्षक के नजरिए से भी ये बात बेहद महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं इस बिल्कुल, पॉडकास्ट में। वो जो पुराना समय था जी वो बहुत पीछे चला गया। अब तो खैर जो लिंगानुपात है वो भी बढ़ गया, हाँ जी उसमें सरकारों ने प्रयास किया, सामाजिक प्रयास भी है। जी और ये एक बड़ी बात है, उपलब्धि है समाज की। जी। मंच पे दो गेस्ट थे, वो भी चर्चा का विषय थे कि यार पूनिया जी चुन चुन के लाते हैं आदमी तो, हम्म, चाहे भीलवाड़ा की जिला प्रमुख की बात हो या राजेंद्र राठौड़ का मंच पे होना हो। गुलाब जी भाई साहब के साथ आपने पूरा राजनीतिक जीवन व्यतीत किया ही है और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हो। हालांकि एक गेस्ट और थे जिन्हें आना था, वो आए नहीं, लेकिन टीकाराम जूली ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, चूंकि ये लगा भी अच्छा, कॉम्बिनेशन भी दिखने में अच्छा था, लेकिन चर्चा थी। ये कैसे आपने? एक तो मैं जो कि पुस्तक लिखी तो मैंने किसी पार्टी के लिए नहीं लिखी। जी दूसरा, मेरे अपने विचार थे, हम्म, तो मैं मंच पर किसको बुलाऊं किसको नहीं बुलाऊं ये जी मेरा प्रिविलेज था। हम्म, मुझे कोई डिक्टेट करने वाला नहीं था। जी लेकिन हम जब इस लोकतंत्र में बात करते हैं समरसता की, संबंधों की, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की, उसमें उदारता की, तो स्वाभाविक सी बात है कि केवल भाषण से नहीं होता, उसको जमीन पर उतारो। जी इसलिए मैंने इस किताब को लिखने से लेके किताब के विमोचन तक, हम्म, जैसे मैंने स्पीकर उस समय के सीपी जोशी जी को काम करते हुए देखा। जी जी कई बार वो दलगत लगते थे, कई बार निरपेक्ष लगते थे, लेकिन मेरी श्रद्धा थी कि इतने बड़े सदन में और इस जगह जो व्यक्ति विराजमान है, तो उनसे बात करी कि मेरा ऐसा विचार है। जी उन्होंने स्वीकार किया, वो नहीं आपको एक अलग बात है। लेकिन आपने देखा होगा कि वहां किसी भी तरीके से और कोई पॉलिटिकल उस तरीके का दलगत माहौल नहीं था जी और लोग बड़े उसमें अच्छे समरस हो गया है, अच्छे माहौल में आए। टीकाराम जी का भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि यदि वो नहीं आते तो शायद इस तरीके का रंग नहीं होता। जी सबने अपनी बात कही। किसी ने एक्स पे लिखा भी कि बहुत अरसे बाद में इस तरीके का एक दृश्य दिखा कि जिसमें राजनीति नहीं, राजनेता थे लेकिन राजनीति नहीं थी। जी और ये बात सत्य है। तो मैं इसको मानता हूं कि हमने जो कर्म किए, जो रिश्ते बनाए, जी तो दल के इतर बनाए, उसका एक सीधा सीधा असर था कि वह टीकाराम जी आए और उनका जो पार्टिसिपेशन था, गुलाब जी का, राजेंद्र जी का और सीपी जोशी जी का, तो क्योंकि 18 से 23 के उस कालखंड में सदन में हम लोगों का एक वास्ता था और उस नाते उन सब लोगों को आमंत्रित किया था। बरजी बाई का जरूर सवाल भी आपके मन में, अगर आप पूछना भी चाह रहे होंगे कि ये महफिल वही लूट लेगी किस तरीके का प्रयोग है। वो तो सुनने में आया, उन्हें राजनीति में भी आप ही लेकर आई। हाँ, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें सच्चाई है। इसमें सच्चाई है कि इसकी पृष्ठभूमि है कि वो भीलवाड़ा की जो जिला परिषद की, जिला प्रमुख की सीट थी, जी वो अनुसूचित जनजाति की महिला की आरक्षित थी। जी तो मान लीजिए वाजपेयी जी अब्दुल कलाम पर मान लो एक प्रयोग करते हैं जी या मोदी जी द्रौपदी मुर्मू पर प्रयोग करते हैं, तो लोग उसको सियासत समझें, लेकिन कम से कम एक इस तरीके का उदाहरण उन्होंने पेश किया उस युग में, तो हमारे लिए एक छोटी सी बात थी कि चलो हम भी कोई नवाचार करते हैं। और उसका एक तरीका था, तो कहा कि भाई बिल्कुल ऐसी विशुद्ध महिला जो एकदम उसी परिवेश की हो। जी तो ये बात सत्य है कि जब बरजीबाई के पास हमारे लोग गए कि तेरे को जिला परिषद का चुनाव लड़ना है, जी तो उसने कहा कि चुनाव ना मैं नहीं लड़ सकती, क्योंकि मेरे को बकरियां चरानी है, मेरी बकरी कौन चराएगा। ये सत्य है।
तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और ये मेरी अपनी जिज्ञासा थी कि मैं इस तरीके का उदाहरण पेश करूं, और तब वो बरजी दूसरा इसमें मुझे संकोच था कि बरजीभाई जिला प्रमुख है, भीलवाड़ा तक तो ठीक है, बरजीभाई राजधानी के किसी पुस्तक के विमोचन में अध्यक्षता करेगी, ये तो बरजीभाई ने भी नहीं सोचा और मैंने भी नहीं सोचा था। मुझे संकोच था कि ये बड़े लोग क्या समझेंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि जो हमारे अतिथि थे उन्होंने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। और जो आपने कहा कि बरजीभाई ने महफिल लूट ली, स्टैंडिंग ओवेशन दिया वहां से खड़े तो होकर। बिल्कुल उसने जो एक्सप्रेस किया वो अद्भुत था। जी मतलब आप देखो कि सेंस ऑफ ह्यूमर कितना गजब था कि किताब बाहर से अच्छी है तो भीतर से भी अच्छी होगी। जी, वो दिल के बोलते हैं। बिल्कुल। कई बातें होती हैं जो हार्ट टचिंग होती हैं, तो वो दिल से बोल रही थी। किताब की बात पे हम आ रहे हैं, और चूंकि आपने कहा कि जो मंच पे गेस्ट थे वो आप ही के हिसाब से थे, और होना भी यही चाहिए, लेकिन शुभकामना संदेश भी कुछ इसमें आपने प्रकाशित किए। ओम बिरला जी का, जेपी नड्डा जी का, वसुंधरा जी का, अशोक गहलोत जी का, राजेंद्र राठौड़ जी का। अब इसमें चूंकि ऐसे तो राजनीति की बात नहीं है, लेकिन अक्सर ये होता है कि मुख्यमंत्री अगर प्रदेश में हो, पार्टी में हो, तो नहीं भी हो तो आप जैसे नेता तो शुभकामना संदेश आ ही जाता है। वो किताब में नहीं आया तो चर्चा का विषय बन गया। नहीं, कोई भजनलाल जी इसका का कोई मकसद नहीं है, जी। और कोई हो भी सकता था और नहीं भी है, तो उसमें कोई ऐसी बात मुझे नहीं लगती। और इसमें वसुंधरा जी का भरपूर आशीर्वाद है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा इसमें जी मेरे लिए। वो कोई ह्यूमन एरर हो सकती है कि वो किसी न किसी वजह से छूटा होगा। जी, अगली किताब में। हाँ, उसको जब हम रिप्रिंट करेंगे तो। जी जी। अब एक, चूंकि किताब मेरे हाथ में ही है, और साहित्य हमेशा कहता है कि भाई लेखक से बातें तो इधर उधर की कर दी, लिखा क्या है वो तो पढ़वा लो। तो कोई एक चीज जो आप हमारे दर्शकों के लिए आप इस बुक में पढ़ें तो हमारे लिए सर बहुत ही मतलब गौरव की बात होगी। हालांकि आपने कहा कि मैंने इसमें कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं, या कुछ जो भी आपको इस विषय में पूरी किताब में जो प्रेरय चीज लग रही हो। देखिए, जो हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और इस बात पर अभिमान कर सकते हैं, तो मैंने इसमें एक जो मुझे हमेशा अपील करती है एक बात, तो मैं उसका अपने भाषणों में जिक्र करता हूँ और इसमें भी मैंने जिक्र किया। जी। इसमें अब्दुल कलाम साहब का जिक्र है कि अब्दुल कलाम साहब को मैंने अपने विधानसभा के भाषण के दौरान ये कही, एक अब्दुल कलाम साहब को जब राष्ट्रपति के लिए नामांकित किया गया जी। तब उनसे पूछा उस समय के प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री ने कि कलाम साहब कौन सा मुहूर्त ठीक होगा। जी। मेरे लिए हिंदुस्तान के लोकतंत्र में आस्था रखने वालों के लिए इससे बड़ा प्रेरणा का शब्द नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में पैदा होना ही शुभ मुहूर्त है, सौभाग्य है, इसलिए किसी भी मुहूर्त पर नामांकन करिए, ठीक रहेगा। हाँ। यानी एक गरीब मछुआरे के घर में पैदा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक भारत के लोकतंत्र के प्रति और भारत की धरती के प्रति यदि कलाम साहब ऐसी निष्ठा व्यक्त करते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई उद्गार नहीं हो सकता। मुझे अपील किया, मैंने उसको अपने भाषण में भी लिखा और इस किताब में भी मैंने उसका उल्लेख किया। जी बिल्कुल सर। चर्चाएं और बातें तो बहुत सी हैं, समय की अपनी सीमा होती है, और आपसे तो बात करते हैं वो तो अगली किताब में करेंगे जो आप चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अगली किताब में करेंगे, लेकिन चूंकि जाने से पहले हमेशा ये रहता है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो पूनिया जी से पूछ ली जाए, जिससे कि समर्थक भी थोड़े से खुश हो जाएं, कि वो भी चाहते हैं कि पूनिया जी ठीक है, हरियाणा का प्रभार मिल गया, दिल्ली थोड़ी नजदीक है, अच्छा है, बड़े नेताओं के आसपास रहते हैं, लेकिन राजस्थान में प्रॉपर सक्रियता जैसे चाहते हैं, वो भी आपकी देखना चाहते हैं। आपके इस पूरी संवाद में ईमानदारी से कह सकता हूं, और मैं मंचों पर भी व्यक्तिगत तौर पर भी, कि मैं जब कल ये पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में था जी, तो वो जिक्र हुआ कि मैं जिस गांव में पैदा हुआ वो छोटा सा गांव, पहले तो मैंने कल्पना ही नहीं करी थी कि मैं उस जगह हूंगा। जो बरजीबाई जैसे कह रही थी, तो मैं बरजीबाई से मैं भी उस लिहाज से कम नहीं था कि मैं सदन मैंने देखा, पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बनाया, तो मैंने एक सामान्य परिवेश से वहां तक वो सब चीजें वो सब पार्टी ने मुझे दी है। जी। चुनाव की हार जीत, पद का आना जाना, ये व्यक्ति के भाग्य से और परिस्थितियों में बहुत निर्भर करता है। ईमानदारी से तो मैं वैसे तो कभी याचक रहा ही नहीं कि मैंने कभी पार्टी को जाके कहा कि मुझे ये पद चाहिए। जी।
और वही मंशा भी है। जो पार्टी ने कह दिया, जहां भेज दिया, कर दिया। मेरे को कर्नाटक चुनाव से लेके दिल्ली और हरियाणा का चुनाव तक और जो भी थी, मेरी तरफ से एक ही चीज रहती थी कि मुझे जो जिम्मेवारी मिल जाए उसको मैं पूरी निष्ठा से पूरी करूं। जी। अध्यक्ष के नाते जो मैं कर सकता था किया, हरियाणा के प्रभारी के नाते विपरीत परिस्थितियों में कर सकता था, क्योंकि मुझे एक संतोष है, अंग्रेजी में जो कहते हैं ना जॉब सेटिस्फेक्शन, जी। तो मेरी कोई डिमांड नहीं है, न मेरी अब कोई अभिलाषा है कि मुझे पार्टी ये देगी, ये बन जाऊंगा, ये करूंगा। मुझे किसी बनने से भी ज्यादा मिला हुआ है। जी। मैं अपने जीवन को जब देखता हूं तो आज मेरे पीछे एक ऐसे शुभचिंतक लोगों की भीड़ खड़ी है जो मेरे सुख में दुख में मेरे साथ खड़ी होती है। जी। मैं जो मेरे ख्याल से मैं आकलन तो नहीं कर सकता, लेकिन किसी पद से भी ज्यादा मैंने कमा लिया, इसलिए मुझे कोई परहेज नहीं है। ये कहने में आप जैसे लोगों को उस बिरादरी में अतिशोक्ति लगती होगी, लेकिन मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता रहूंगा, भूमिका कुछ भी हो। जी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भूमिकाएं अक्सर राजनीति में बदलती रहती हैं, लेकिन लेखक की एक ही भूमिका होती है कि उसकी किताब पढ़ी जाए। मेरी और कुछ भी कविताएं जो मैंने फेसबुक पे पोस्ट की अलग अलग समय पर, जी। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जो आपने कहा कि लिखने का समय कब कैसे मिलता है, जी। तो कई बार तो देखते देखते ट्रेन में लिखा जाता है, कई बार जहां बैठे वहां लिखा। तो ये मैंने इसको लिखा क्योंकि टाइटल है अग्निपथ नहीं जनपथ। तो लोग इसके टाइटल की बहुत व्याख्या करते हैं, बात चर्चा करते हैं, लेकिन जो इस कविता में इस पूरी पुस्तक का सार है, उत्कृष्ट हमारा यह लोकतंत्र। मैंने पहले ही कहा कि ये लोकतंत्र सबसे उत्कृष्ट है हिंदुस्तान का। जन जन से उपजा है यह तंत्र, संवाद बहस है इसका मंत्र। इस पर भी इसकी जो ताकत है, जो सदन में, क्योंकि उससे ताल्लुक रखती है, तो सदन संवाद और बहस के लिए है। अगणित इच्छाओं की आस, जनता विश्वास करती है, भरोसा करती है, उनकी आस होती है। इस पर जन जन का विश्वास, इतनी प्रतिकूलताओं के बाद भी जनता का इस व्यवस्था पर भरोसा है। जी। लेते इस पर सत्य शपथ, लेते हम इस पर सत्य शपथ। जो विधायक के नाते वहां शपथ ली जाती है, या सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक। जी। डगर कठिन पर, जो अग्निपथ कहा, कठिनाई है, उतार चढ़ाव भी आते हैं, चुनौतियां भी आती हैं, समस्याएं भी आती हैं। डगर कठिन पर नहीं अग्निपथ, जो मेरी अपनी भावना है। करते जब कोशिश नेक सतत, जनहित के लिए, समस्याओं को लड़ने के लिए, जो आपने भी कहा कि किस तरीके से विपक्ष का विधायक काम करता है। करते जब कोशिश नेक सतत, सत्ता कोई भी हो जी, लेकिन एक विधायक को अपनी बात को अपने क्षेत्र के भले के लिए या जनहित के प्रदेश के मुद्दों पर भी यदि लड़ाई लड़नी हो, तो करते जब कोशिश नेक सतत, बन जाता है तब यही सत्य शपथ, बन जाता है तब यही सत्य शपथ। नहीं अग्निपथ है यह जनपथ, नहीं अग्निपथ है यह जनपथ। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी पूनिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम यही चाहेंगे कि जनपथ पर सक्रिय भागीदारी जनता के हित के लिए आपकी बनी रहे। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी खास और हम शख्सियत के साथ। हाँ, पुस्तक पढ़ना ना भूलिएगा, बेहद अच्छी है। नमस्कार।